दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और चीन के संबंधों के बारे में। भारत और चीन का संबंध हम लोग प्राचीन काल से ही देखेंगे, फिर 1947 के बाद इसका संबंध कैसा रहा। हालांकि भारत और चीन का संबंध शुरू से ही अगर 1947 के बाद से देखें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहे हैं। और भारत और चीन के संबंधों में वर्तमान संदर्भ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस बिंदु पर विवाद है। इसको हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे कि कहां कहां में विवाद है। मैप के थ्रू ज्यादा आसानी से और ज्यादा सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस किस चीजों पर विवाद है और कहां कहां दोनों की सीमा पे विवाद है, क्योंकि सबसे ज्यादा दोनों की सीमा पे ही विवाद है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधी सी भूमिका पर। छोटी सी भूमिका देखते हैं। भारत जहां स्वतंत्र 1947 ईस्वी में हुआ, वहीं चीन 1949 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चीन सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य है, वहीं P5 का भी सदस्य है। चीन P5 यानी परमानेंट 5 भी इसको बोला जाता है। UNSC के 5 अस्थायी सदस्यों को P5 के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 सदस्य हो गए अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूके। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ताकतवर देश माना जाता था। वही सबसे ताकतवर देश मिलकर के P5 की स्थापना किया था और ये चीन P5 का भी सदस्य है। वहीं भारत अर्ध परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र है, तो भारत भी किसी से कम नहीं है। और वर्तमान संदर्भ में तो भारत ये भी दिखला दिया है कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, चाइना को जहां था वहीं पे उसको रोक कर चाइना को भी अपना ताकत भारत ने दिखला दिया है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं देखिएगा, भारत एवं चीन तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भी है या उभरती अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। भारत और चीन उपभोक्ता के साथ साथ बहुत बड़ा उत्पादक देश के रूप में भी भारत और चीन को जाना जाता है। भारत जहां सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, वहीं चीन हार्डवेयर उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत और चीन अगर एक हो जाए तो पूरे विश्व में सबसे ताकत बन सकते हैं। किंतु चीन के विस्तारवादी नीति जो है, विस्तारवादी नीति के कारण पूरे विश्व उससे खफा नजर आ रहे हैं। और विस्तारवादी नीति ही चीन को सभी पड़ोसी देश हो, या तो साउथ चाइना सी हो या जितने भी चीन के पड़ोसी राष्ट्र हों, विस्तारवादी नीति के कारण सब अपने दुश्मनी मोल ले रहा है। चीन के पश्चिमी राष्ट्र भी जितने हैं चीन के खिलाफ है। जैसे अभी वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि जो कोरोना महामारी है वही वुहान की देन है, चीन की वुहान की, जिसके कारण अमेरिका, जापान जैसी अन्य राष्ट्र भी अपने अपने देशों की कंपनियों को वापस आने के लिए बोल दिए हैं, यानी चीन से अपने संबंध बहुत ज्यादा खराब कर लिए हैं। ठीक है, अगर वहां से बहुत सारे कंपनियां जापान और यूएसए जैसा आ जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी देख लेते हैं। दोनों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, प्राचीन काल से सांस्कृतिक एकता दोनों में नजर आती है। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय जहां भारत में हुआ, वहीं सबसे अधिक प्रसार चीन में ही हुआ। आप देखते होंगे प्राचीन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के बहुत सारे फायान वगैरह पढ़ने भी आते थे और अध्ययन और अध्यापन का भी काम करते थे, और यहाँ से बौद्ध का प्रचार जाकर करके चीन में करते थे। तो हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार चीन में हुआ। वहीं तिब्बत के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है। दोनों तिब्बत, अब देखिएगा, तिब्बत एक बफर स्टॉक हो गया जहां चाइना और नेपाल के थ्रू या दोनों के थ्रू व्यापार वगैरह होता है, वो तिब्बत के थ्रू ही होता है। ठीक है, घनिष्ठ शरणार्थी लद्दाख, तवांग और धर्मशाला, तिब्बत का जो भी शरणार्थी है तवांग
लद्दाख और धर्मशाला में फैले हुए हैं। दोनों विश्व के सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला भी देश है। चीन और भारत दोनों विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2029 तक भारत चीन के पॉपुलेशन से पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग मोटा मोटी इसका भूमिका और संदर्भ इसका देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका संबंध के बारे में। संबंध इसका 1949 से हम लोग देखेंगे इसका संबंध शुरू से कैसा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो 1949 में चीन के स्थापना के बाद भारत चीन को लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर समाजवादी राष्ट्र बना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि चीन जब स्वतंत्र हुआ तो उसके सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत ही बना। एक तरह से हम कह सकते हैं 1949 के दशक में यानी 60 के दशक में चीन और भारत का जो रिश्ता है बहुत मधुर रहा था। ठीक है, 1954 में पंचशील समझौता हुआ जिसमें हिंदी और चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया। ठीक है, जून 1954 ईस्वी से जनवरी 1957 के कार्यकाल में भारत के पीएम एक बार चीन जाते हैं, जबकि चीन के चाउ एन लाई 4 बार भारत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत और चीन का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा है। जहां वहीं 54 में एक बार जाते हैं भारतीय हेड, वहीं 4 बार चीन का हेड यहाँ पे आते हैं भारत। दोनों को रिश्ता में सुधारने में ही विश्वास कर 1950 ईस्वी में तिब्बत में सैनिक कार्यवाही चीन करता है। वही 1950 में तिब्बत में जब कार्यवाही करता है और उसी समय के बाद फिर देखिएगा 1959 ईस्वी में तिब्बत में विद्रोह होता है और दलाई लामा सहित 14,000 शरणार्थी जो है भारत में आ जाते हैं। वहीं देख रहे होंगे 14,000 जो भारत में आए तो यही लद्दाख, तवांग और धर्मशाला इत्यादि जगह पे यहाँ के शरणार्थी बसे हुए हैं। तो कह सकते हैं कल्चर और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों घुल मिल गए हैं। शरणार्थी वहाँ के यहाँ पे आए हैं तो वहाँ के यहाँ संस्कृति विकसित हो गई है। ठीक है, वहीं 1950-51 में फिर विवाद होता है भौगोलिक नक्शा पे 1950-51 में। ठीक है, 50,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र चीन अपने नक्शे में दिखला दिया था। 50,000 वर्ग मील 1950-51 में चीन अपने नक्शे में दिखला दिया था। हालांकि ये विवाद पे फिर चाइना ने बोला कि ये गलती से ये हो गया है, किंतु जो चीन का नीति है फिर यहीं से देखने को मिलता है कि यहाँ विस्तारवादी नीति और उसका जो रवैया है हर समय चेंज होने का उसका मूड वही चलते आ रहा है। इसी समय जब भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखला दिया था, वहीं 1962 ईस्वी में दोनों में युद्ध हुआ था। इसी मुद्दे पे भारत चीन में युद्ध हुआ, वहीं युद्ध हुआ। भारतीय सेना उस समय तैयार नहीं थी, किंतु चीन के सेना ने वहां से जब भारतीय क्षेत्र में घुसा, आप देख रहे होंगे भारतीय क्षेत्र का ये आपका हो गया अक्साई चीन हो गया। अक्साई चीन यानी इसी सन 1962 का ही जो स्थिति है अक्साई चीन, यहाँ तक चीन आ गया। यही ये वाला क्षेत्र हड़पा है और वही देखा गया है कि ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो 1962 ईस्वी में ही वो अक्साई चीन जहां 38,000 किलोमीटर अक्साई चीन यानी ये 38,000 किलोमीटर है। वहीं पूर्वोत्तर जो भारत है उसका अरुणाचल प्रदेश का 90,000 किलोमीटर और ये मध्य भारत है इसका 5180 किलोमीटर स्क्वायर चीन के पास है। तो चीन अपने आप फिर युद्ध विराम कर दिया था और युद्ध विराम यहाँ कर दिया था, यानी जो भी एलएसी उसका नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखा गया। एक्चुअल कंट्रोल में जो जहां सैनिक था वहीं पे रह जाए। चीन जैसे अक्साई चीन उसके पास रह गया, फिर ये मध्य का पोर्शन इसके पास और अरुणाचल प्रदेश को अपने पास कुछ क्षेत्र 90,000 किलोमीटर। हालांकि अरुणाचल प्रदेश को अभी तक चीन
अपने मैप में दिखलाते आया है पूरे, और बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरे ही क्षेत्र में है। तो ये इस तरह से देखा जा सकता है कि चीन एक विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है। वहीं चीन अपने जो ओबोर परियोजना है उसके तहत भी पूरे भारत को मोतियों की माला के थ्रू भी घेरने की कोशिश करते आ रहा है, यानी पूरे भारत को घेर करके व्यापार के थ्रू, हिंद महासागर हो या दक्षिणी चीन सागर हो, वो चाइना के थ्रू जो भी बॉर्डर पे बना रहा है, सड़क मार्ग भी बना रहा है, उससे भी भारत को घेरने की प्रयास कर रहा है। ठीक है। वहीं 1979 ईस्वी में अटल जी चीन जाते हैं। ठीक है। 1988 ईस्वी में राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री भी चीन जाते हैं। चीन और भारत की जो आप देख रहे होंगे लगातार उठा पटक इसके संबंधों में चलते आया है। कभी संबंध खराब, कभी बेहतर करने की हर समय कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि 1962 के बाद सैन्य गतिविधि तो दोनों के बॉर्डर पर होते आया है, लेकिन अभी तक गोलीबारी नहीं हुई थी। वहां पे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ही गोलीबारी अक्सर होते आई है, किंतु 1962 के बाद चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर गोलीबारी नहीं हुई थी। किंतु अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में ही वहां पे गोलीबारी, यानी जो कोरोना काल है, सब कोई अपने स्वास्थ्य पे और अपने देश पे ध्यान दे रहा है। वही चीन अपने विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है। यही विस्तारवादी नीति सोच के कारण ये चीन जो है दक्षिणी एशिया में अपनी वर्चस्व स्थापित करना, और हिंद महासागर हो गया और दक्षिणी चीन सागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही ये अपना दिखला रहा है रवैया। और सब कोई इस महामारी में जुटे हुए हैं, तो चीन अपना विस्तारवादी नीति में जुटा हुआ है। ठीक है। 1988 ईस्वी में राजीव गांधी जाते हैं। वहीं 1991 में चीनी प्रधानमंत्री भारत आते हैं। वहीं 1992 यानी 1992 में व्यापारिक समझौता होता है। इसमें अनेक तरह के टेक्नोलॉजी हो गया, व्यापार हो गया, तरह तरह के बहुत सारे समझौता इसमें होते हैं। ठीक है। वहीं 1993-94 भारत एवं चीन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। 1998 इसमें भारत परमाणु परीक्षण करता है, इसके बावजूद दोनों के संबंधों में फिर से खटास शुरू हो जाता है। 2002 में चीनी प्रधानमंत्री भारत आते हैं। मतलब देखा जा सकता है कि दोनों के जो संबंध है वही खराब और अच्छा होते रहे शुरू से ही। ठीक है। चीनी पीएम भारत आते हैं। वहीं 2003 में भारतीय जो प्रधानमंत्री है चाइना जाते हैं। ठीक है। दोनों के पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा और सिक्किम भारत का हिस्सा माना जाता है। यानी 2003 में जब भारतीय प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं, उस समय तिब्बत को चीन का हिस्सा और सिक्किम को भारत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। 2005 में चीनी प्रधानमंत्री का भारत आगमन होता है। वहीं 2006 में चीनी राष्ट्रपति भारत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चीन और भारत लगातार अपने संबंधों को सुधारने में ही विश्वास करते आया है, क्योंकि दोनों एशिया का एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ बहुत बड़ा ताकत भी है। अगर चीन और भारत मिल जाए तो बहुत बड़ा विश्व का ताकतवर देश बन सकते हैं दोनों मिलकर के। ठीक है। 2010 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनता है चीन। ठीक है। वहीं 2013 में सैन्य समझौता होता है, किंतु ये सफल नहीं होता है। ठीक है। 1956-57 में भी अक्साई चीन में चीन सड़क निर्माण करता है। 1958 में चीन अधिकारियों ने भारतीय सुरक्षा टुकड़ी को बंदी बना लेता है। ठीक है। गलवान घाटी में एक चौकी पर कब्जा भी उस समय कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोनों के विवाद रहे हैं। 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं। वहीं 2015 में भारत के प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, जिसमें 24 मुद्दा पर समझौता होता है। 24 मुद्दा में जैसे व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, शिक्षा इत्यादि पर यहाँ पे समझौता होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध है बहुत ज्यादा विविधता से भरा हुआ है। वहीं 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष
मनाया जाता है। वहीं 2012 को चीन भारत मैत्री एवं संघर्ष वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि चीन और भारत के रिश्ते में हर समय सुधार और बिगाड़ होते आया है। ठीक है, 2017 में डोकलाम विवाद चलता है। डोकलाम विवाद 2017 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। आप लोग डोकलाम देख रहे होंगे कि डोकलाम एक तरह से देखते हैं, डोकलाम यहाँ पे है। डोकलाम ये हो गया भूटान, नेपाल और इंडिया और इधर चाइना, तीनों को समझे कि तीनों के मिला जुला हुआ बीच में है और तीनों के लिए ये सामरिक महत्व का भी है। तीनों उनके लिए सामरिक महत्व है। वहीं भूटान के हिस्सा में ही आता है और उसी समय क्या हुआ कि चाइना उस पे सड़क मार्ग बना रहा था, जो भूटान प्रतिक्रिया व्यक्त किया, किंतु भूटान से वो नहीं माना। भूटान फिर भारत को बोला, भारत उस पे दबाव दिया और सड़क मार्ग फिर रोक दिया गया। ठीक है, हम देखते हैं इसकी कि 2018 में गुनान सम्मेलन होता है, जिसमें 101 समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर करते हैं। वहीं 2018 में 6 हफ्ते के अंदर मोदी 2 बार चीन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान मोदी सरकार बनने के बाद बहुत ज्यादा संबंधों में सुधार और फर्स्ट नेवर ही ये नारा लगाए थे कि पड़ोसी पहले, किंतु राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी पड़ोसी आज के डेट में दुश्मन बने हुए हैं, या तो पाकिस्तान हो या तो चीन हो। ठीक है, अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत का दौरा करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि लगातार दोनों के जो प्रतिनिधि हैं लगातार अपने संबंधों को सुधारने में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संबंध इसका हम लोग देख लिए। वहीं साउथ चाइना सी में इसका साउथ चाइना सी और जो भी स्पेशल द्वीप है, कोरोना काल में मौका मिला जिसमें एशिया पर हावी होने का एक सपना देखने लगा। ठीक है, जैसे लद्दाख, सिक्किम, निर्णय की दुनिया में लोग किस ओर जाएंगे ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि दुनिया ही किस ओर जाएगी, जबकि चीन अपना विस्तारवादी नीति अपनाने पे लगा हुआ है। WHO में भी चीन के खिलाफ एक गैंग बन रहा है। ठीक है, WHO भी चीन को ही दोषी एक तरह से मान रहा है कि ये कोरोना फैलाया है। वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी किया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि चीन जहां विस्तारवादी नीति अपना रहा है, रक्षा बजट में 6.6% की वृद्धि करने का मतलब है कि वहां रक्षा पे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, वहीं 15 वर्तमान अगर हम लोग संदर्भ देखें, वर्तमान में सबसे ज्यादा जो विवाद हुआ है गलवान घाटी पे हुआ है। हम लोग गलवान घाटी पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। गलवान घाटी है कहाँ? ठीक है, गलवान घाटी ये जो अक्साई चीन है, आप एक घेरा देख रहे होंगे, अक्साई चीन, ये लद्दाख हो गया और एक अक्साई चीन, दोनों के बॉर्डर पे एक गलवान घाटी है जो सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अक्साई चीन हो गया और सियाचिन ग्लेशियर ये वाला हो गया। ठीक है, वहीं पेंगोंग झील का इलाका ये हो गया, अक्साई चीन और भारत का बॉर्डर पे ही है। ठीक है, तो ये मैप के थ्रू आप लोग समझ रहे होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर ये हो गया, गलवान घाटी ए हो गया और पेंगोंग लेक ए हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर ए हो गया, लद्दाख ए हो गया, HP और यूके उत्तराखंड ए हो गया, नेपाल के ऊपर ए तिब्बत हो गया। आप देख रहे होंगे 38,000 किलोमीटर अक्साई चेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अक्साई चेन, हम लोग गलवान घाटी को देखते हैं। भारत ने सियोक नदी से दौलत बेग जो ओल्डी है वहां पे DBO तक सड़क निर्माण किया था। ठीक है, सियोक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क निर्माण किया था। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि विवाद इसी पर उभरा, क्योंकि चीन भी सड़क निर्माण वहां पे किया था। भारत जब सड़क निर्माण किया अपने बॉर्डर पे और दूसरे पे निगरानी रखने के लिए, ये कहें कि अपने सुरक्षा के लिए, तो ये चीन उस पर विवाद किया और उसी का नतीजा हुआ कि ये चीन विवाद उभर रहा है।
6 जून की एक कहानी है कि लेफ्टिनेंट लेवल का एक जनरल लेवल की बातचीत शुरू होती है 6 जून को। और ये जो गलवान घाटी में वर्तमान समय में हमला होता है वो 15 जून की ये घटना है, किंतु 6 जून को ही एक लेफ्टिनेंट लेवल पे बातचीत हो जाती है, वो होती है, जहां पेट्रोल जो पॉइंट 14 से हटाने पर सहमति बन जाती है। कर्नल संतोष एक तो वो बातचीत के लिए जाते हैं। वहीं आप देखिए कि 15 जून को क्या होता है, 15 जून को सैनिकों में झड़प होती है और एक कर्नल और 2 यहाँ के सैनिक मारे जाते हैं। वहीं चीन के भी 16 लगभग सैनिक उसमें मारे जाते हैं। आप बोलिए कि ये है क्या पॉइंट, पेट्रोल पॉइंट है क्या, ठीक है, या फिंगर पॉइंट हम है क्या? तो फिंगर पॉइंट जो पैगोंग लेक है, लेक, और ये जो आप अक्साई चीन देख रहे होंगे, अक्साई चीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पे एक फिंगर पॉइंट बोला जाता है, 8 तक। तो इसमें फिंगर पॉइंट में होता क्या है कि वहां तक पेट्रोलिंग लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये भारत के कब्जे में है, ठीक है। और इसके ज्यादा 5 6 7 8 ये भी 8 जो 8 यहाँ पे हो गया फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं वहां तक। और जो चाइना का है वो पेट्रोलिंग 8 के तक ही आ सकता है, यानी फिंगर 8 तक ही आ सकता है वो पेट्रोलिंग के लिए। किंतु हाल में देखा गया है कि चाइना का जो भी सैनिक है वो फिंगर 4 तक वो पहुंच गए हैं पेट्रोलिंग के लिए, और फिंगर 4 से भी भारतीय सैनिक को पीछे ढकेलना चाहते हैं कि और आगे आना वो चाह रहे थे। तो मेन मकसद उनका था कि भारत पे अतिक्रमण करना। तो उनका फिंगर 4 पे, फिंगर 8 से इधर वो पहुंचे कैसे? क्योंकि फिंगर 8 तक तो दोनों जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है, और वही फिंगर 4 पे वो पहुंच जाते हैं भारत पे आक्रमण या कब्जा करने के लिए। वहीं से विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। फिंगर 1 2 3 4 फिंगर बोला क्यों जाता है? वो फिंगर उंगली टाइप के वहां पे 8 पहाड़ी हैं, 8 पहाड़ी को ही फिंगर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये समझ गए कि फिंगर होता क्या है और विवाद क्या था। जो 4 तक आ गए, 4 से भी इधर आना चाहते हैं, वहां विवाद शुरू हो गया। भारत शुरू से ही वो जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए 8 पे। जिस समय भारत और चीन 1962 में युद्ध हुआ था, उसी समय भारत ने चाइना ने खुद एलएसी तय किया था, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो पेंगोंग झील के लगभग बीचों बीच से क्रॉस करता है, पेंगोंग झील के लगभग बीचों बीच से, और वही पेंगोंग झील के किनारे फिंगर 1 2 3 4 8 है। तो ये विवाद का सबसे वर्तमान कारण है, ठीक है, पेंगोंग लेक को लेकर के और गलवान घाटी को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विवाद का क्या मुख्य कारण है, ठीक है। मुख्य कारण के रूप में हम लोग देखेंगे सीमा विवाद। सीमा विवाद जहां शुरू से ही आप देख रहे हैं, वो सीमा विवाद शुरू से ही चीन के विस्तारवादी नीति चला आ रहा है। तो ये विवाद का एक मुख्य बिंदु है, जहां पूर्वी में 90,000 किलोमीटर, देख रहे होंगे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में 90,000 किलोमीटर चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। वहीं मध्य में लगभग 2,000 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पश्चिम में 38,000 किलोमीटर, ठीक है, 38,000 किलोमीटर ये चीन के कब्जे में है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चीन शुरू से ही विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है। मध्य में 5180 किलोमीटर है, 5180 किलोमीटर। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन शुरू से विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है, ठीक है। वहीं जल विवाद चलते आ रहा है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना कई एक डैम बना रहा है। डैम से भारत का आपत्ति है कि वो यहाँ जो जल आता है ब्रह्मपुत्र के माध्यम से वो अवरुद्ध हो जाएगा और यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओबोर और सीपी, इसी पे भी विवाद है। 1 बेल्ट 1 रोड जो भारत को घेरने की नीति है, और पीओ के होते हुए ये रोड
पाकिस्तान की ओर जाता है। तो भारत का कहना है कि ये रोड के थ्रू भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा और वहां पे गोला बम और बंदूक भेजा जाएगा। ठीक है। वहीं डोकलाम विवाद भी यहाँ पे बहुत बड़ा मायने रखता है। डोकलाम विवाद 2017 से ही चलते आ रहा है, क्योंकि ये डोकलाम बफर क्षेत्र का भी काम करता है। पूर्वोत्तर में अलगाववाद को बढ़ावा देता है। यही पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाइना अलगाववाद को बढ़ावा देता है। ठीक है। नेपाल के रास्ते भारत में नस्लवाद को भी बढ़ावा देता है चाइना। तो इस तरह से कह सकते हैं शुरू से ही अभी तक चाइना जो है वो भारत के विस्तारवादी नीति या कह सकते हैं विस्तारवादी नीति के तहत ये बहुत ज्यादा अपनाए हुए है। पाकिस्तान को हथियार एवं मिसाइल तकनीक भी सप्लाई करता है ये। ठीक है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्चस्व की लड़ाई भी है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्चस्व की लड़ाई भी इसको माना जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। पैंगोंग झील के किनारे ही 3 इडियट जो मूवी था उसकी शूटिंग किया गया था। ठीक है। पैंगोंग झील 134 किलोमीटर में टोटल फैला हुआ है। वहीं और पैंगोंग झील 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। 45 किलोमीटर का इलाका भारत में, वहीं 90 किलोमीटर का इलाका जो पैंगोंग झील का है वो चाइना में पड़ता है। तो मेन पैंगोंग झील और अभी जो है गलवान घाटी पे है मुद्दा। गलवान घाटी में ही अभी हाल फिलहाल में भी देख रहे हैं कि इसी के तहत युद्ध का भी मुद्दा, और कहा जा सकता है कि 1962 के बाद अभी 2019-20 में ही कह सकते हैं कि गोलीबारी, हालांकि चाइना और इंडिया बॉर्डर पे आज तक गोलीबारी 1962 के बाद नहीं देखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में ही गोलीबारी देखा जा रहा है। तो ये हम लोग देख लिए भारत और चीन का रिश्ता और वर्तमान संदर्भ में भी इसमें क्या क्या खटास है और किस किस बिंदु पर यहाँ पे विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है।